everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये टॉपिक जो है वो समझा दिया था, मतलब कि स्टार्ट कर दिया था, इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने कुछ मीनिंग, टर्म्स वगैरह ये सब देख लिया था। टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। देन हमने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देख लिया था। वाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन है, फायर इंश्योरेंस है या कोई भी जनरल इंश्योरेंस है, आपको ये सारे प्रिंसिपल पता होने चाहिए टू नो द इम्पैक्ट ऑन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो हमने प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ कर लिया था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, ये तीन हमारे लास्ट लेक्चर में हो गए थे। नाउ टुडे वी आर ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन। अभी सिंपल है, इसका मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है। मतलब कि कंपनी बोलती है कि अगर हमने आपको किसी सब्जेक्ट मैटर जिसमें आपका लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल लैंड में नहीं हो सकता, जैसे कि प्रॉपर्टी, सम गुड्स हो गया या मोटर व्हीकल हो गया या कार हो गई, तो ऐसे में आपने अगर उसमें फायर इंश्योरेंस लिया हो और वो फायर लग के खराब हो गई, तो वंस इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसके ऊपर कॉम्पनसेशन दे दिया हो, तो जो प्रॉपर्टी है, जली हुई जो प्रॉपर्टी है, अगर उसकी कोई वैल्यू बचेगी तो वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वो ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी को। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि यार अगर आपको फुल इंश्योरेंस, फुल कवरेज अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया है, कॉम्पनसेशन दे दिया है, तो जो पुराना वाला प्रॉपर्टी है वो किसका होना चाहिए। तो ये अपने आप ही समझने वाली बात है कि जो पुरानी वाली प्रॉपर्टी है, अगर उसकी कोई वैल्यू बचेगी तो इट विल बी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली टू इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो, द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसको एप्लीकेबल नहीं रहता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एप्लीकेबल नहीं रहता है। मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन बताते बताते आपको यह भी बताया हुआ है कि ये जो सेब्रोगेशन वाला प्रिंसिपल है वो उसी को एप्लीकेबल होगा जहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल होगा। मतलब ही इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। सो एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर इंश्योर्ड इज कॉम्पनसेटेड फॉर लॉस ड्यू टू डैमेज of the property insured, then the right of ownership of such property passes to the insurer. इंश्योरर कौन था हमारे केस में, इंश्योरेंस कंपनी। जो भी आपको इंश्योरेंस दे रहा है उसको वो सारी प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। The principle is applicable only when the damaged property have any value after the event causing the damage. तो ये प्रिंसिपल अपने आप में सोचने वाली बात है कि कभी एप्लीकेबल होगी जब डैमेज प्रॉपर्टी की कोई रिमेनिंग वैल्यू रहेगी। अगर रिमेनिंग वैल्यू नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे लेके भी क्या करेगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो उसमें सिंपल बोला हुआ है कि ए के पास 2 व्हीलर था, उसने फिर कुछ वो शायद चोरी हो गया था, उसने लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया, जहां पे लोकल पुलिस ने उसको लोकल पुलिस के एफआईआर के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पनसेट किया फॉर व्हीकल। लेटर क्या हो गया, वो स्टोलन व्हीकल मिल गया, मतलब कहीं से तो भी रिकवर हो गया। तो अब वो जो स्टोलन व्हीकल है वो किसका होगा, पहले वाले ओनर का या इंश्योरेंस कंपनी का। तो इधर बोला जाता है कि ये जो स्टोलन जो व्हीकल है, वो जो मिली है, वो ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया हुआ है, फुल्ली कॉम्पनसेट किया हुआ है for damaged goods या property. So the ownership right of vehicle to the insurer, the insurer get the every right to sell to the scrap the said value or to the scrap the said vehicle. Okay, तो समझ में आ गया इतना पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। नाम से ही इसका काम है, क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करके इंश्योरेंस कॉम्पनसेट करना।
कहने का मतलब है ये कहां पे होता है, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी इंश्योरेंस में अगर आप एक से ज्यादा इंश्योरर से इंश्योरेंस लेते हो तो उधर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैंने ए और बी, ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी थी, दोनों से मैंने मेरे प्रॉपर्टी के आधे आधे वैल्यू या 40-60%, 70-30% ऐसे रेशो में मैंने क्या किया, दोनों पार्टी से मैंने इंश्योरेंस ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं एक कंपनी दे नहीं दे। तो बट हुआ क्या कि जब वो प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो दोनों कंपनी ने मुझे इंश्योरेंस दिया। नाउ व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इधर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आके बोलता है कि ये दोनों ए और बी अपने अपने रेशो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और अगर ऐसा होता है कि अगर ए ने फुल्ली कॉम्पनसेट कर दिया बी के बिहाफ पे भी, तो लेटर ऑन ए जो है जो अपना पोर्शन है वो तो खुद ही उसने लाइबिलिटी बेयर किया, और जो बी का उसने लाइबिलिटी बेयर किया मतलब कि सामने वाले पार्टी को एक जगह से पूरा पेमेंट मिल जाना चाहिए ये सोच के किया होगा। तो अब ए कैन हैव फ्रॉम बी कंट्रीब्यूशन जितना उसने बी के बिहाफ पे इंश्योर्ड को किया था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन वाला सिंपल प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि अगर बाय चांस हमने किसी इंश्योरेंस में एक से ज्यादा इंश्योरर से हमने इंश्योरेंस ले रखा है, तो दोनों इंश्योरर कंपनीज या इंश्योरर जो रहेंगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी अपने रिस्पेक्टिव जितना भी हमने इंश्योरेंस लिया होगा उनसे। सो द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी for the same risk or the subject matter. Under this principle, the insured can claim the compensation only to the actual loss. ये तो हमको पता ही है, हर केस में पता ही है कि इंश्योरेंस वाले हमको इंश्योरेंस कहां तक सीमित करके देंगे, जितना हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। मतलब हो सकता है आपने क्या किया हो, 50 लाख का इंश्योरेंस निकाला हो, बट एक्चुअल लॉस देखा जाए तो आपका 20 लाख का हुआ है रिलेटिंग टू दैट गुड्स या सब्जेक्ट मैटर। तो इंश्योरेंस कंपनी या प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका एक्चुअल लॉस जितना हुआ है उतने के लिए ही इंश्योरेंस कंपनी लाइबल रहेगी, नॉट मोर देन दैट। तो इस केस में जो 20 लाख है वो दोनों कंपनी ए और बी अपने अपने रेशो में कंट्रीब्यूट करेगी। द इंश्योरर or insurer, if the one insurer pay the full compensation, then the insurer can claim the proportionate amount from other insurer from whom insured has taken policy। तो सिंपल सी बात है कि अगर कंट्रीब्यूशन मतलब कि एक से ज्यादा इंश्योरेंस से आपने इंश्योरेंस ली सेम रिस्क पे सेम सब्जेक्ट मैटर पे, तो उधर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल हो जाता है, और उसमें बोला गया है कि जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ है उसके लिए दोनों जिम्मेदार रहेंगे, दोनों लाइबल रहेंगे अपने अपने रेशो में। और बाई चांस अगर एक इंश्योरर ने फुल कंपनसेट कर दिया हो इंश्योर्ड को, तो जो ये जिसने फुल्ली कॉम्पनसेट किया है वो अपना प्रोपोर्शनेट जो उसने कॉम्पनसेट किया था दूसरे के बिहाफ पे, उससे वो अपना उतनी वैल्यू रिकवर कर सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? सिंपली ये देख लो, आपको एग्जांपल बहुत इजी लगेगा। Sally insures her property of 2,50,000 with two insurer, T company for 1 lakh and दैट इज अगर आप रेशो निकालोगे तो प्रॉपर्टी का 2/5 जो रेशो है वो बनता है, और आर के पास भी उसने 1,50,000 के लिए दैट इज 3/5 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आर इंश्योरेंस कंपनी के पास निकाला। अभी डैमेज कितना हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, तो इधर दिया हुआ है हमारा एक्चुअल लॉस 1 लाख। अभी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू देखोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल लॉस से, तो जितना एक्चुअल लॉस होता है उतने के लिए ही इंश्योरेंस कंपनी लाइबल रहेगी। तो 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे उस रेशो में जिस रेशो में इंश्योरेंस लिया गया था। तो अगर आप देखोगे तो अगर 1 लाख को 2/5 करोगे
तो वैल्यू आएगा 48,000। और अगर आप 1 लाख को 3/5 करोगे, यस, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 72,000 आएगी, करेक्ट। लॉस कितना हुआ था? 1 लाख, लॉस 1,20,000, सॉरी, हाँ, एक्चुअल लॉस 1,20,000 हुआ था, इसीलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक था। इधर 1.2 एंड 1.2 करोगे, नाउ टोटल विल कम 120 लाख। मतलब कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एक में है आर कंपनी और दूसरे में टी कंपनी, अपने अपने रेशो के हिसाब से। तो आई थिंक सो ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया। सिर्फ वो 1,20,000 था, 1 लाख नहीं था एक्चुअल लॉस, तो वो मैंने करेक्ट आपको करवा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 6th प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। तो देखो, कभी भी जब भी इंश्योरेंस आप ले लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा मानती है कि जब भी उस चीज की आप क्या हो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंटेन करते हो, मतलब कि उस प्रॉपर्टी में जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो आपका है। तो एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन प्रिसेप्शन, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा मानेगी कि जब भी इस प्रॉपर्टी की लॉस हो, जब भी ऐसा कुछ घटनाएं हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो क्या होना चाहिए, सामने वाले इंश्योर्ड ने अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए वो मिस हैपनिंग ना होने से। जैसे कि फॉर एग्जांपल फायर लग रही है, ठीक है, आप देख रहे हो प्रॉपर्टी पे फायर लग रही है, तो एक कॉमन मैन, एक कॉमन प्रिसेप्शन वाला इंसान क्या करता, उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया रहता। बट आपने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा था, इसलिए। तो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में बोलेगी कि हम आपको क्या नहीं देंगे, हम आपको कॉम्पनसेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपने ये प्रिंसिपल हमको फॉलो नहीं किया। मतलब कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि आपने ना इंश्योरेंस ले लिया मतलब कि आप बेफिक्र हो गए, हमको तो इंश्योरेंस कंपनी अब फुल्ली कवर देने ही वाली है, ऐसा नहीं चलता है। So the insured must take all possible measure and necessary step to control and reduce the losses. Hence, it is the responsible of insured to protect the property and avoid the losses. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंश्योर्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉसेस होने से, अनसर्टन इवेंट होने से वो उस सब्जेक्ट मैटर को बचाए। फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस मिस्टर जयंती इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस मिस्टर जयंती कैन नॉट रिमेन पैसिव एंड मस्ट ट्राई टू बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम द फायर। Mr. Jayant must be active and cannot watch his house burn just because house is insured. So common कोई भी आम इंसान रहेगा तो वो अपने घर को जलते हुए होने से बचाएगा जरूर। तो यही एक इंश्योरेंस कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है। जस्ट यू हैव टेकन द इंश्योरेंस फ्रॉम अस, यू कांट स्टे पैसिव, मतलब कि आप बैक एंड पे नहीं रह सकते, आपको फ्रंट एंड पे आके फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल करना चाहिए। आपको जो भी पॉसिबल मीन्स है उस लॉस होने से बचाना चाहिए। ओके, तो इतना था हमारा अभी तक का 6th पार्ट। तो लास्ट पार्ट जो है हमारा 7th है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो देखो, नाम से क्या बोल रहे, मतलब प्रॉक्सिमा मतलब क्या होता है, जो सबसे पास में हो, और कॉजा मतलब इधर कॉज, तो द नियरेस्ट कॉज यू कैन से, ठीक है। अभी ये इसके बारे में क्या बोला हुआ है वो समझते हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं, तो जैसे आपने अगर फायर इंश्योरेंस लिया है और किसी रिस्क के वजह से आपका लॉस हुआ है, तो क्या आपको फायर इंश्योरेंस के तहत उसका कवर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो नियरेस्ट कॉज नहीं है जिसके वजह से आपका लॉस हुआ है। मतलब ये तो समझ गए ना आपको कवर किस चीज के लिए मिलेगा, मतलब कॉम्पनसेशन किस चीज के लिए मिलेगा, जिस चीज का आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया हुआ है। फायर के लिए लिया हुआ है तो फायर के लिए, मरीन के लिए लिया हुआ है तो मरीन के लॉस के लिए, एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर अदर रिस्क से नुकसान हुआ तो क्या, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लाइबल बिकॉज द रीजन बिहाइंड द लॉस वाज
अदर अनसर्टेनिटी या अदर डैमेजेस इन्वॉल्व थे जिसके वजह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ एंड नॉट द फायर या मरी। ठीक है, तो आपको वो कॉजा प्रॉक्सिमा हमेशा ध्यान में रखना है जब भी कॉम्पनसेशन सामने वाले ने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मींस व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉज। देखो, जब ऐसे लॉसेस होते हैं जहां पे द रीजन बिहाइंड द लॉस इज मोर देन वन, जैसे चोरी भी हुई और आग भी लग गई, जैसे डूब भी गया एंड आप क्या बोल सकते हो, आग लगा के उसको पानी में फेंक दिया, ये सारी चीजें मतलब कॉजेस थे डैमेज के बट एक से ज्यादा थे। Then the proximate cause loss should be taken into consideration to decide the liability. Proximate मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, nearest cause जो सबसे पास्ट वाला रीजन रहेगा वो लिया जाएगा कि एक्चुअल इंश्योरेंस कंपनी ने लाइबिलिटी इनकर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेज। और हमको ये पता है कि जब प्रॉपर्टी इंश्योर्ड होती है तो किसी कॉजेस के लिए होती है, किसी कॉजेस के लिए नहीं होती है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको इन दैट केस फाइंड करना है विच इज द प्रोक्सिमेट कॉज कि जिसके वजह से लॉस हुआ है। अगर आपने वो प्रोक्सिमेट कॉज के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉम्पनसेशन आपको देगी एंड नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि अगर आपने इंश्योरेंस उस कॉज के लिए लिया है जिस कॉज के लिए लॉस, जिस कॉज के वजह से लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी को लेना ही पड़ेगा। बट प्रोक्सिमेट कॉज अगर देखा जाए तो वो रीजन ही नहीं था जिसके वजह से लॉस हुआ, तो फिर आपको इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। मतलब समझ गए। इधर क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो लॉस हुआ है एक से ज्यादा रीजन के वजह से हुआ है। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एक घर में हुई चोरी, लेकिन चोरी के बाद जो घर था वो चोर लोगों ने आग जला दी। अब मुझे आप फ्रैंकली बोलो, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड द लॉस। मतलब हाउस का जो लॉस हुआ था वो किसके वजह से हुआ था, आग लगने के वजह से हुआ था। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे दी कॉम्पनसेशन बिकॉज आपने जो इंश्योरेंस लिया था वो सिर्फ रिस्क ऑफ थेफ्ट से इंश्योरेंस लिया था एंड नॉट अदर रीजन के वजह से। सो नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फायर, एंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस was fire. As the house was insured against theft and not by fire, the insured will get any compensation for insurance for loss by fire. Will not get the compensation for loss by fire, but he will get the compensation for property loss by theft. समझा कि नहीं समझा। तो हमने आज कितने प्रिंसिपल पढ़े, सेब्रोगेशन, जहां पे जैसे ही आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है इंश्योर्ड को, तो जो प्रॉपर्टी, जो भी रिमेनिंग वैल्यू है प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी, वो किसको पास हो जाएगी, इंश्योर्ड को पास हो जाएगी। देन हमने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ा इधर, जहां मैंने आपको बोला कि कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जब इंश्योरेंस एक से दो इंश्योरर से लिया गया रहता है तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है। मतलब उस सब्जेक्ट मैटर का लॉस होने पे दोनों इंश्योरेंस कंपनी विल बी लाइबल टू पे द प्रोपोर्शनेट अमाउंट जिसके लिए उन्होंने कवर दिया है, जिसके लिए जितने के लिए उन्होंने पॉलिसी एग्री किया है। ठीक है, बट द अमाउंट शुड बी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट टू बी इट शुड बी नॉट मोर देन एक्चुअल लॉस। मतलब कि आपका जो कॉम्पनसेशन होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बेयर करेगी, दोनों कंपनियां भी बेयर करेगी तो वो होगा अप टू एक्चुअल लॉस तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, बट अपने अपने प्रोपोर्शनेट। और अगर एक भी कंपनी ने आपका प्रोपोर्शनेट झेल लिया तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी कंपनी विल लाइबल टू पे अदर कंपनी जितना आपने प्रोपोर्शनेटली उसके बिहाफ पे सामने वाले को कॉम्पनसेशन दिया है। नाउ सिक्स्थ वन इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। सिंपल है कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योर्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्राई टू मिटिगेट लॉस। मतलब कि
कभी आग लग रही है तो ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे हो ये सोच के कि मैंने तो इंश्योरेंस लिया है, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि उससे कम लॉस हो, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कोशिश नहीं किया या इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा पता चला कि आपने मिटिगेशन ऑफ लॉस का ट्राई नहीं किया, तो आपका जो कॉम्पनसेशन है वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट वन जो अभी अभी हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है तो वो एक दो रीजन के लिए देती है, बट अगर आपका लॉस किसी और रीजन के वजह से हुआ, मतलब कि जो रीजन है, प्रॉक्सिमेट जो कॉज है वो कोई और कुछ और निकला, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लाइबल। मतलब इधर क्या फाइंड करेगी, कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब नियरेस्ट कॉज, नियरेस्ट रीजन बिहाइंड द लॉस, ठीक है। ओके, नाउ ये था हमारा आज का लेक्चर। आई नो थोड़ा सा छोटा हो गया है वीडियो, बट अगर मैंने नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट किया तो वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस करने वाले हैं, दैट इज लाइफ, फायर एंड मरीन, जो हम करने वाले हैं उसको मैं एक एक लेक्चर दूंगी डेडिकेटली, और आपको सारा A to Z जो भी उसमें टाइप्स आ रहे हैं वो आपको समझाऊंगी। तो इसके लिए मैं पार्ट्स में वो डिवाइड ना हो, तो इसके लिए मैं इधर वीडियो एंड कर रही हूं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कमेंट में जरूर बोलना आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड आई नो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स में पढ़ती हूँ आप लोगों के कि यू आर सीरियसली स्टडिंग एंड आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हो। आई नो मैं भी कभी कभी यूट्यूब देखती हूँ तो मैं बेफिक्र रहती हूँ, मैं कमेंट नहीं करती हूँ मोस्ट ऑफ दी चैनल्स पे जब मैं किसी के वीडियोस व्यू कर रही होती हूँ। तो आप भी शायद वैसे ही होंगे, बट मेरे लिए एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जरूर कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर अपना 1-2 सेकंड निकाल सकते हो, या चलो उतना भी नहीं तो मिनी सेकंड निकाल दो लाइक करने में। ओके चलो, सो होप सो यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।